नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि मैं पिछले कुछ 10 दिनों से चैनल पर एक्टिव नहीं था बिकॉज ऑफ मेरे जो फादर हैं उनकी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं थी। बट नाउ सब कुछ ठीक हो गया है। अब मैं रेगुलरली आप सभी लोगों के लिए यहां पर वीडियोस लेकर आने वाला हूं। अब आज हम बात करेंगे कि क्या विरासत के अंदर मिली हुई संपत्ति पर प्रतिकूल कब्जा कानून किया जा सकता है। जी हां, अब विरासत के अंदर कौन सी संपत्ति मिलती है? देखिए, मान लेते हैं अगर एक संपत्ति आपके पिताजी ने, आपके दादा ने, आपके परदादा ने खरीदी हो और वो विरासत के तौर पर आगे चलती आ रही है, या फिर अगर एक प्रॉपर्टी आपके पिताजी ने खरीदी है जिसको कोई विल वसीयत, गिफ्ट डीड, सेल डीड के माध्यम से नहीं दिया गया। नाउ जब आपके पिताजी का देहांत होगा और वो प्रॉपर्टी उनके लीगल हियर्स के बीच में बांटी जाएगी, उनके लीगल हियर्स की तरफ से इनहेरिटेड की जाएगी, तो वो विरासत में मिली संपत्ति कहलाई जाती है। नाउ अक्सर हमने देखा है कि जब एक संपत्ति किसी को विरासत के तौर पर मिलती है तो वहां पर लोगों का कहना होता है कि भाई एक को ओनर ने, एक व्यक्ति ने संपत्ति पर पूरा कब्जा जमा कर रखा है, उसी ने सबका नाम वहां से निकलवाकर केवल अपना नाम चढ़वा लिया। नाम कहां से निकलवाया गया है? 7/12 से, दाखिल खारिज से, खाता खतौनी से, हर जगह से उसने अपने वारिसों का नाम लिखवा दिया और अब वो कोनर अकेला प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठा है। तो क्या उस प्रॉपर्टी पर प्रतिकूल कब्जा कानून लागू हो सकता है? और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आजकल उठ रहा है कि क्या विरासत में मिली संपत्ति पर किसी एक को ओनर का संपत्ति पर प्रतिकूल कब्जा कानून लागू हो सकता है? आज हम इसी रेलेवेंट टॉपिक को आपको विद रेलेवेंट प्रोविजन एंड लैंडमार्क जजमेंट, इन सभी टॉपिक के साथ डिस्कस करने वाले हैं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं यहां पर आप सभी लोगों के लिए रोजाना इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपने इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर कर ली जाए। जी हां, हम बात कर रहे हैं द लीगल क्लासेस बाय दीपक अंग्रेज के बारे में, जहां पर मैं आप सभी लोगों को लॉ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, लॉ सब्जेक्ट्स, जो हमारे लॉ फ्रेश ग्रेजुएटेड हैं, जो लॉ स्टूडेंट हैं, या फिर जो जुडिशियल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए मैंने एक नया यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नाउ अगर आप वहां पर ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि लॉ के प्रोविजंस को और ज्यादा डीपली आप वहां पर मेरे थ्रू कनेक्ट होकर समझ पाएंगे। नाउ सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिरकार विरासत में जो संपत्ति मिलती है उसको किन प्रोविजंस के तहत डील किया जाता है, और जो हमारा एडवर्स पोजेशन लॉ है, यानी कि जिसे हम प्रतिकूल कब्जा कानून कहते हैं, वो किस प्रोविजंस के तहत डील किया जाता है। देखिए, संपत्ति जो भी विरासत के तौर पर मिल रही है अक्सर हिंदू सक्सेशन एक्ट एंड इंडियन सक्सेशन एक्ट के तहत डील की जाती है। ये दोनों अलग अलग होते हैं, कुछ लोग इनको सेम समझ लेते हैं। देखिए, जब भी कोई प्रॉपर्टी विल वसीयत के माध्यम से मिल रही है तो इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 सेक्शन 2 सब क्लोज एक्ट, वहां पर विल वसीयत के बारे में डिफाइन किया गया है। विल वसीयत क्या होती है? देखिए, अगर एक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपनी संपत्ति का विभाजन जीते जी ही करके चला जाता है किसके अंदर? एक दस्तावेज के अंदर, तो उसको विल वसीयत कहा जाता है। पर अक्सर ऐसा नहीं होता। बहुत सी सिचुएशन ऐसी होती है जब विल वसीयत के माध्यम से किसी संपत्ति का विभाजन करना संभव नहीं है या फिर एक व्यक्ति करके नहीं जाता। तो ऐसी कंडीशन में उस प्रॉपर्टी को उनके क्लास 1 लीगल हियर्स यानी कि क्लास 1 के उत्तराधिकारी के बीच में बांटा जाता है। अगर क्लास 1 के उत्तराधिकारी वहां पर नहीं है तो वो आगे क्लास 1, 2 के उत्तराधिकारी, क्लास 3 के उत्तराधिकारी, इस तरीके से आगे चलती चली जाती है। नाउ ये जो प्रोविजन है कि आखिरकार उनका किस तरीके से बंटवारा किया जाएगा, ये हिंदू सक्सेशन एक्ट में लिखे गए हैं। तो जब विल की बात आएगी तो इंडियन सक्सेशन एक्ट की बात आएगी, और जब क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 लीगल ईयर्स के बारे में बात आएगी तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के प्रोविजंस के तहत डील किया जाएगा। नाउ अब मैं आपको बताता हूं एडवर्स पोजेशन लॉ, जिसको सरल हिंदी भाषा में प्रतिकूल कब्जा कानून कहते हैं। देखिए, सेक्शन नंबर 27 लिमिटेशन एक्ट, आर्टिकल नंबर 65 शेड्यूल 1 ऑफ लिमिटेशन एक्ट,
आर्टिकल 64 शेड्यूल 1 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, यहां पर आपको एडवर्स पोजेशन ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर डिफाइन किया गया है। वैसे तो आर्टिकल 112 भी बात करता है, बट वो गवर्नमेंट लैंड के ऊपर बात करता है। नाउ मैं आपको बता दूं कि अगर किसी इंसान की कोई निजी संपत्ति है, यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और वहां पर किसी थर्ड पर्सन ने, जिसका उस प्रॉपर्टी पर कोई लेना देना नहीं है, जिसका उस प्रॉपर्टी पर कोई मालिकाना हक नहीं है, वो आकर उस प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठ जाता है। इसी बीच जो संपत्ति के असल मालिक है वो उसको संपत्ति से बाहर करने के लिए, संपत्ति से बेदखल करने के लिए कोई लीगल एक्शन नहीं लेते। लीगल एक्शन मतलब कोई सूट फॉर पोजेशन नहीं डाला, किराएदार है कोई इविक्शन सूट नहीं डाला, इसी तरीके से। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही वो कब्जाधारी जो है 12 साल अपने वहां पर पूरा कर लेगा, तो आफ्टर कंप्लीटिंग हिज 12 ईयर ऑन दैट प्रॉपर्टी ही शी की कैन क्लेम एडवर्स पोजेशन। वो वहां पर एडवर्स पोजेशन उस लैंड पर क्लेम कर सकते हैं। अब एडवर्स पोजेशन का मतलब यह नहीं है कि 12 सालों तक किसी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया जाए, बल्कि एडवर्स पोजेशन का मतलब है कि संपत्ति के असल मालिक ने 12 सालों तक लापरवाही बरती, जिसके चलते 12 साल जब कंप्लीट हो गए तो वो कब्जाधारी वहां पर प्रॉपर्टी के रियल ओनर को प्रॉपर्टी रिक्लेम नहीं करने देगा। दिस इज कॉल्ड एडवर्स पोजेशन लॉ, जिसे हम प्रतिकूल कब्जा कानून कहते हैं। आर्टिकल 65 शेड्यूल 1 लिमिटेशन एक्ट एंड सेक्शन 27 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। अब दोस्तों लोगों के मन में यह क्वेश्चन रहता है कि भाई चलो 12 साल पूरे हो गए, सामने वाला कब्जा करके मालिक बन गया। जी नहीं, केवल 12 साल तक पोजेशन होने से कोई भी प्रतिकूल कब्जे के तहत मालिक नहीं बनेगा। 5 एसेंशियल पॉइंट्स हैं जिनको उन्हें साबित करना पड़ेगा। क्या? ओपन एंड नोटोरियस पोजेशन की जो उनका कब्जा है वो पब्लिक नॉलेज में है, ओपनली किया गया है, वो छिप छिपाकर नहीं किया गया। कॉन्टिन्यूअस पोजेशन कि जो उनका कब्जा है वो लगातार निरंतर किया गया है, ये नहीं 2 3 4 5 साल तक किया फिर वो खाली करके चले गए, फिर आए फिर 4 5 6 सालों तक किया और अब वो कब्जा के तहत मालिक बनना चाह रहे हैं। जी नहीं, कॉन्टिन्यूअस पोजेशन उनका होना चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है स्टैट्यूटरी पीरियड कि भाई कम से कम 12 सालों तक उनका उस प्रॉपर्टी पर निरंतर कब्जा होना ही चाहिए। इसके बाद आता है पीसफुल पोजेशन, यानी कि जो वो कब्जा किया गया है वो पीसफुली होना चाहिए। अगर कोई डर डराकर फोर्सफुली किसी को मारने की धमकी देकर कब्जा कर रहा है तो उसको इलीगल पोजेशन, अवैध कब्जा कहा जाएगा। एडवर्स पोजेशन हमेशा पीसफुली किया जाता है। और लास्ट पॉइंट आता है होस्टाइल एनिमस, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है जिसको लोग साबित नहीं कर पाते। होस्टाइल एनिमस का मतलब क्या है कि भाई जो कब्जा किया जा रहा है वो संपत्ति के रियल ओनर के अगेंस्ट में जाकर किया जा रहा हो। अगर संपत्ति का रियल ओनर परमिशन दे रहा है कि भाई आप आए हमारी प्रॉपर्टी पर रह लें, और वही इंसान उठकर 12 साल बाद एडवर्स पोजेशन क्लेम कर रहा है, तो वो एक्सेप्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो परमिसिव पोजेशन है, वो होस्टाइल में नहीं माना जाएगा। अब आप लोगों के मन में परेशानी आ रही होगी कि भाई क्या हमारी प्रेजेंट कंडीशन एडवर्स पोजेशन तो नहीं बनेगी। इस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए आपको एक अच्छे एडवोकेट की नॉलेज की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं मेरे थ्रू अपना केस डिस्कस करें, कंसल्ट करें, डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर देकर रखा है, उस नंबर पर कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर डायरेक्टली मुझसे कंसल्टेशन यानी कि लीगल एडवाइस आप ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ रेलिवेंट जजमेंट के बारे में। 3 इंपॉर्टेंट जजमेंट डिस्कस करनी है जहां पर आपको मैं क्लैरिफाई करूंगा कि क्या एक ऐसी प्रॉपर्टी जो विरासत के तौर पर मिल रही है वहां पर एडवर्स पोजेशन मिल सकता है, तो वो मैं आपको अब क्लैरिफाई करने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहले जो हमारी जजमेंट आती है आपको डिस्प्ले पर भी दिखाई दे रही होगी, अमरिंदर प्रताप सिंह वर्सेस तेज बहादुर सिंह। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर एडवर्स पोजेशन को लेकर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कही थी, डिस्प्ले पर आपको दिखाई दे रही होगी। यहां पर लिखा है अ पर्सन हैविंग नो राइट टू एंटर इनटू पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ समबडी एल्स, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका किसी दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी पर घुसकर पोजेशन करने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा ही डज सो, अगर वो ऐसा करता है, एंड कंटिन्यूअस इन पोजेशन फिक्सिंग टाइटल इन हिमसेल्फ, और लगातार वहां पर कब्जा बनाए रखता है, एडवर्सली टू द टाइटल ऑफ ओनर, संपत्ति के असल मालिक के अगेंस्ट में, commence prescribing title into himself and such prescription having continued for the period of 12 years, he acquired title not on his own record but on the account of default or inaction on the part of real owner, यानी कि जो उसने वहां पर कब्जा पाया है, जो उसने वहां पर ये प्रॉफिट पाया है, खुद का कब्जा करने से नहीं पाया है, बल्कि जो संपत्ति का रियल ओनर है उसने जो 12 सालों तक वहां पर कोई एक्शन नहीं लिया, इस वजह से वहां पर उसको ये बेनिफिट मिला है। अब वीडियो की स्टार्टिंग में जब मैंने आपको ये पॉइंट क्लैरिफाई किए थे और इस जजमेंट में भी, तो वहां पर आपने एक चीज देखी होगी कि मैंने कह रहा था कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका प्रॉपर्टी पर ओनरशिप नहीं है अगर वो कब्जा कर रहा है। अब देखिए इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी पर क्या होगा, विरासत की प्रॉपर्टी पर क्या होगा कि जो को ओनर है उसका भी तो हक है।
वो भी तो वहां पर कब्जा जमा कर बैठा हुआ है। और अगर कोई दूसरा को ओनर है तो उसका भी हक है, भले वो प्रॉपर्टी पर कब्जा ना कर रहा हो। तो ऐसी कंडीशन में उसको ओनर को कब्जाधारी कहकर नहीं कंसीडर किया जाएगा। वैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक रेलिवेंट जजमेंट भी है जहां पर यही चीज कही गई है कि अगर एक को ओनर का कब्जा है तो कानून की नजर में यही माना जाएगा कि सभी को ओनर्स का वहां पर बराबर का कब्जा है। इसके अलावा अगर एक को ओनर अपने नाम से म्यूटेशन, जमाबंदी, दाखिल खारिज वगैरह करके बैठा है, सभी रेंट वो अपने हाथ में ले रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, सब कुछ अपने नाम पर करा कर बैठा है, तो इसका मतलब ये नहीं है वो ओनर खुद को एडवर्स पोजीशन से ओनर बना बैठेगा। ऐसा नहीं होगा। ये चीज मैं बार बार आपको क्लैरिफाई कर रहा हूं। अब एक और रेलिवेंट जजमेंट आपके साथ डिस्कस कर लूं ताकि आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए दोस्तों। अब दोस्तों यहां पर जो केस टाइटल है डिस्प्ले पर यहां पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा ताकि आप इसे बड़ी इजीली डाउनलोड कर पाए। देखिए केस टाइटल है फोड़ा देवी एंड अदर्स वर्सेस गणेश महातो। बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट थी। यहां पर क्या था, केस के फैक्ट्स डिस्कस कर लेता हूं। देखिए जब मुगल टेरा था, जब ब्रिटिश रूल था इंडिया के ऊपर, तब एक रैयतदारी सिस्टम चलता था। रैयत सिस्टम जिसे हम कहते थे, उसमें क्या होता था, कुछ लोग होते थे जिनको जमीन अपॉइंट करा दी जाती थी ब्रिटिशर्स की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, जो उस लैंड को कल्टीवेट करते थे और गवर्नमेंट को टैक्स पे करते थे। अब प्रेजेंट केस में प्लेंटिफ का कहना है कि भाई हमारी कुछ प्रॉपर्टी पर डिमार्केशन कराया गया, यानी कि उसकी पैमाइश कराई गई, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टी हमें फेवर करके दे दी गई। नाउ जो प्रॉपर्टी हमें फेवर करके दे दी गई थी उस पर आज तक दूसरे व्यक्ति का कब्जा है और वो प्रॉपर्टी हमें वापस नहीं दे रहा है। नाउ जो दूसरी पार्टी थी, डिफेंडेंट थे, उनका कहना था कि भाई चलिए हमने माना कि डिमार्केशन करा और डिमार्केशन करने के बाद जो मेरे फादर थे उन्होंने ये प्रॉपर्टी वापस प्लेंटिफ को लौटा दी क्योंकि वो प्रेजेंट केस में यहां पर रैयतदार थे। तो ऐसी कंडीशन में आज तक जो प्लेंटिफ है उसने हमसे कब्जा खाली नहीं कराया, आज तक रैयतदारी हमारे फेवर में चल रही है, आज तक हम इसका टैक्स पे कर रहे हैं, आज तक हम यहां पर कल्टीवेशन कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमारा यहां पर एडवर्स पोजीशन बन जाता है क्योंकि प्लेंटिफ ने इसे समय रहते 12 सालों के भीतर खाली नहीं करवाया। इसके अलावा डिफेंडेंट का एक चीज और कहनी थी कि भाई मेरे फादर यहां पर रैयतदार थे, यानी कि मेरे फादर ही कल्टीवेशन करते थे और गवर्नमेंट को टैक्स पे करते थे। नाउ जब उनकी डेथ हो गई तो ये प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस के तौर पर मेरे पास आ गई। नाउ लीगली हक भी इसका मेरे पास होना चाहिए, यानी कि चित भी मेरी और पट भी मेरा। नाउ वो कहना चाह रहा है कि इनहेरिटेंस के तौर पर भी मैं मालिक हूं और एडवर्स पोजीशन के तौर पर भी मैं मालिक हूं। यहां पर कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन की और अपने फैसले में क्या सुनाया, अब मैं ये चीज आपको क्लियर करके दे देता हूं। डिस्प्ले पर देखिएगा ऑनरेबल हाईकोर्ट ने यहां पर क्या एग्जामिन किया। देखिए डिस्प्ले पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने यहां पर ये केस जो डिफेंडेंट है उनके आर्ग्यूमेंट्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिसिंग बताए जिसको एडवर्स पोजीशन के तहत इस प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं किया जा सकता। इसके अलावा लास्ट पॉइंट देखिएगा ऑनरेबल हाईकोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट हेल्ड दैट, कोर्ट ने यही हेल्ड किया कि प्रेजेंट सिनेरियो में इस प्रॉपर्टी को आप एडवर्स पोजीशन और इनहेरिटेंस दोनों को एक साथ साइमल्टेनियसली क्लेम नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप एक प्रॉपर्टी पर ओनरशिप क्लेम कर रहे हैं तो या तो आप खुद को प्रतिकूल कब्जा धारक बताएंगे या फिर इनहेरिटेंस के तौर पर उसका मालिक बताएंगे। अगर दोनों चीज आप एक ही पटरी पर लेकर चलना चाहते हैं तो वो चीज एक्सेप्टेड नहीं होगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट थी किनके पक्ष में, उस पक्ष में जब एक फैमिली मेंबर विरासत से मिली संपत्ति पर कब्जा जमाकर खुद को ओनर भी बता रहे हैं और विरासत से मिली संपत्ति के अंदर अपना हिस्सा भी बता रहे हैं, तो दोनों तरफ से वो बेनिफिट उठाना चाह रहे हैं। ऐसी कंडीशन में आप प्रेजेंट केस अपने फेवर में शो करते हुए उनको केस बड़ी इजीली डिफीट कर पाएंगे। नाउ दोस्तों धन्यवाद। उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी, जहां पर मैंने रेलिवेंट प्रोविजन एक्ट जजमेंट के साथ आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर करके दिया। अब अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगी तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनली कंसल्टेशन यानी कि लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को नंबर देकर रखा है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर भी डायरेक्टली मुझसे कंसल्टेशन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।